student, today I want to tell you something about variety of credit arrangements. इससे पहले मैंने आपको बताया था कि किस स्टाइल से किस किसने क्या क्या किया। इसमें उसमें आपको डिमांड डिपॉजिट चेक और उसके बारे में बताया था। अब मैं आपको बता रही हूँ कि वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट इज अवेलेबल। अब आपका डिस्कशन होता है कि क्रेडिट फैसिलिटी डिफरेंट टाइप्स की होती है, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट इज अवेलेबल इन आवर कंट्री, कि हमारी कंट्री में रियल में क्रेडिट अरेंजमेंट किस स्टाइल्स का होता है। तो आपकी बुक के जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स जो है एक सर्च करने के लिए एक विलेज में जाते हैं और डिफरेंट टाइप्स के पीपल से वहाँ जाकर के विलेज में मिलते हैं और उनसे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस पुटअप करते हैं कि उन्होंने क्रेडिट का अरेंजमेंट किस स्टाइल से किया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टूडेंट का जो सर्वे का जो होता है वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहे हैं श्यामलाल के पास। श्यामलाल एक पर्सन है। तो श्यामलाल टेल्स दैट एवरी ईयर he needs to learn for cultivations. Every season he needs learn for cultivation. श्यामलाल ने बच्चों को बताया कि हर साल उसको कल्टिवेशंस के लिए लॉन चाहिए। उसके पास फील्ड है, वो है 15 एकड़ की। तो वो 15 एकड़ की फील्ड में उसको कल्टिवेशंस के लिए जो डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेंडिचर्स होते हैं कल्टिवेशंस के लिए, सीड्स है, फर्टिलाइजर्स है, केमिकल है, पेस्टिसाइड्स है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ है, लेबर है, सबके लिए एटलीस्ट इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन लोन। तो वो मनी लेंडर से लोन लेता है। वहीं पर जो भी सेठ है, सर्राफ है, साहूकार है, जागीरदार, जमींदार, दीज आर ऑल नॉन एज मनी लेंडर्स। तो वो मनी लेंडर से लोन लेता है कल्टिवेशंस के लिए एंड 5% पर मंथ। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसकी मनी लेंडर की इट इज़ 5% पर मंथ। इट मीन्स 60% पर एनम। 60% वो जो लोन लेगा उसका वो एज ए इंटरेस्ट ही पे कर देगा। अगर 1000 का लिया देन 600 एज इंटरेस्ट, देन 1600 यू विल पे आफ्टर 1 ईयर। तो 65% जो है वो पर एनम पर श्यामलाल जो है वो मनी लेंडर से लोन जो है ले लेता है एंड लास्ट फ्यू ईयर्स जो है वो यही करता आया, वो लोन लेता है और फिर वो वापस जो है वो उसको पे कर देता है एग्रीकल्चर ट्रेडर। लास्ट फ्यू ईयर्स एगो ही बोरो सम मनी फ्रॉम ट्रेडर्स। कुछ साल पहले उसने ट्रेडर्स से पैसा लिया था, जो भी वहाँ पर ट्रेडिंग के लिए आते हैं, जो क्रॉप्स को परचेज कर लेते हैं, एट 3% पर मंथ। इट मीन्स अगेन 12 3 36 पर एनम। तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसने फ्यू ईयर्स एगो जो है वो ट्रेडर्स से लोन लिया और फिर क्या हो गया, बिगनिंग टू क्रॉपिंग जो भी, और फिर उसने लॉन से अपनी क्रॉपिंग स्टार्ट कर दी और आफ्टर हार्वेस्टिंग ट्रेडर्स प्रोवाइड देम इनपुट। ट्रेडर्स ने उसको टोटल इनपुट्स भी प्रोवाइड किए। देखो सलीम पहला जो श्यामलाल है उसने पहले किससे लिया था, मनी लेंडर से लिया था एंड 5% पर मंथ पर लिया था। अभी उसने पहले ट्रेडर्स से लेता था, 3% जो है वो पर मंथ की रेट थी और फिर वो लोन लेकर के ट्रेडिंग स्टार्ट करता था और ट्रेडर प्रोवाइड इनपुट, ट्रेडर ही उसको टोटल इनपुट्स भी देता था। देखिए यहाँ कंडीशन क्या फिक्स कर रखी है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट कि क्या है, इनपुट्स वही देगा। आपको ट्रैक्टर चाहिए, थ्रेशर चाहिए, हार्वेस्टर चाहिए, सीड्स चाहिए एक्सेट्रा, तो ट्रेडर ही आपको जो वो प्रोवाइड करता था। इट मीन्स वो सब उसकी कॉस्ट वो लोन में ही आपको ऐड कर लेगा। विच रीपे व्हेन क्रॉप हार्वेस्टिंग, और वो वापस कब करता था, जब क्रॉप हार्वेस्टिंग का टाइम आता था तब रीपे करता था। एंड ट्रेडर मेक ए प्रॉमिस टू सेल ऑल क्रॉप्स टू हिम। पहले बेचारा वहां से लेता था, रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर हुई तो क्या हुआ, वो उसमें बार्गेनिंग कर करके उससे प्रॉफिट अर्न कर लेता था और ट्रेडर उससे ये प्रॉमिस करवा लेता था कि टोटल क्रॉप्स आपको उसी को सेल करनी है। तो मनी लेंडर से लो चाहे उससे लो, क्योंकि उसने क्या किया, इनपुट्स भी प्रोवाइड किया, तो इनपुट्स में भी उसने अपना प्रॉफिट ऐड कर लिया। ये कंडीशन थी श्यामलाल की। और जब वो क्रॉप्स जो परचेज करता था वो वेरी लोअर प्राइस पर करता था। क्रॉप्स जो परचेज करता था ट्रेडर्स वो बहुत लोअर प्राइस पे करता था। तो ट्रेडर्स ने किस स्टाइल से बेनिफिट ले लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3%, इनपुट की कॉस्ट ले ली और आपकी टोटल क्रॉप्स भी वही परचेज करेगा एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग एट वेरी लोअर प्राइस। तो बहुत लोअर प्राइस पे आपकी कॉस्ट को परचेज करने की वजह से फिर आपका लॉस हो गया। नेक्स्ट आता है अरुण। नेक्स्ट पर्सन आपको जो है वो मिला, वी नीड टू मीट अरुण हु इज सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ ए फॉर्म लेबर्स एंड लोन फ्रॉम बैंक। अब उसने लोन कहाँ से लिया, बैंक से लिया। अरुण ने लोन कहाँ से लिया, बैंक से लिया 8.5% पर एनम। 8.5% पर एनम पर उसने लोन लिया
एंड रीपे नेक्स्ट 3 ईयर्स, और पे कब करेगा, इन कमिंग 3 ईयर्स, 3 ईयर्स में इंस्टॉलमेंट में वो लोन पे कर देगा। एंड आफ्टर हार्वेस्टिंग फिर उसने क्या किया, अपनी क्रॉप्स जो है वो स्टार्ट कर दी, है ना। द फ्यू पर्सन इन सोनपुर रिसीव द लोन फ्रॉम बैंक्स, सोनपुर के कुछ ही लोग होते हैं जो बैंक से लोन लेते हैं, जैसे कि अरुण ने ले रखा है, और द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% एंड रीपे एनी टाइम्स इन 3 ईयर्स, आप कभी भी उसको पे कर सकते हो। आफ्टर हार्वेस्ट पार्ट सेल, अब हार्वेस्टिंग आप सेल्फ कीजिए, हार्वेस्टिंग के बाद ए पार्ट सेल, अरुण ने क्या किया, एक पार्ट सेल कर दिया, किसके लिए, टू रीपे लोन, ताकि वो एक पार्ट को सेल कर करके लोन को रीपे कर दे। एंड रिमेनिंग स्टोर इन ए कोल्ड स्टोरेज, बाकी का उसने क्या किया, कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर लिया। अब कोल्ड स्टोरेज के बिहाफ पे उसने अगेन लोन जो है एक फ्रेश लोन इशू करवा लिया, क्योंकि हमारी जो बैंक होती है वो इस स्टाइल के लोन्स भी प्रोवाइड करती है। कोल्ड स्टोरेज गोडाउन्स में आपका कोई भी सामान हो, उसके बिहाफ पे एज ए कोलेट्रल उसको एक्सेप्ट कर करके बैंक आपको न्यू फ्रेश लोन इशू कर देती है। तो अरुण ने ऐसा ही किया, 8.5% को ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं था, और उससे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी और हार्वेस्टिंग और क्रॉपिंग और उसमें प्रॉफिट अर्न करता गया। तो अप्लाई फ्रेश लोन ऑन द कोल्ड स्टोरेज ऑन द बिहाफ ऑफ कोल्ड स्टोरेज एट अ कोलेट्रल, एज ए कोलेट्रल उसको मान करके कोल्ड स्टोरेज के मटेरियल को, क्रॉप्स को उसने न्यू लोन्स इशू करवा लिया। नेक्स्ट है रमा। रमा जो है एक फील्ड में वर्कर्स है, लेबर है, लैंडलेस फार्मर, लैंडलेस है, लैंडलेस पर्सन है, और उसकी जो टोटल उसका इनकम का कोई सोर्सेज उसके पास नहीं है, वो ओनली कहाँ काम करती है, वर्क या फील्ड पर काम करती है। एंड इन अ ईयर सेवरल मंथ शी हैज नो वर्क, एक साल में कई महीने तो उसके पास काम ही नहीं होता है। सो शी इज डिपेंड ऑन हिज बेसिक नीड्स फॉर लोन, इसलिए वो अपनी बेसिक जो नेसेसिटी होती है उसको फुलफिल करने के लिए शी इज डिपेंड ऑन लोन, वो लोन पे निर्भर रहती है। देखिए यहाँ उसने ना क्रॉप्स के लिए, ना हार्वेस्टिंग, ना सोइंग सीड्स, किसी के लिए नहीं, टू कंप्लीट हिज बेसिक नीड्स और हिज बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वो मनी लेंडर से लोन लेती है। सेवरल मंथ्स शी हैज नो वर्क एंड नीड क्रेडिट टू मीट डेली रूटीन रिक्वायरमेंट, अब उसको क्रेडिट फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है उसकी डेली रूटीन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। देन टेक अ लोन फ्रॉम हर एम्प्लॉयर, वो जहाँ काम करती है एटलीस्ट उसी एम्प्लॉयर से वो लोन ले लेती है। एंड जो क्या था उसका एम्प्लॉयर क्या था, एक मीडियम लैंड लॉर्ड, एक मीडियम साइज का लैंड लॉर्ड था, उसके पास कुछ ज़मीनें थी, ना बिग था ना स्मॉल फार्मर था, एक लैंड लॉर्ड था जिसके पास लोगों की ज़मीनें होती है। 5% पर मंथ पर लोन देता था, वो किस पर लोन देता था, रमा को 5% पर मंथ पर उसकी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए लोन्स इशू किए जाते हैं। एंड पेइंग मनी फॉर वर्क देयर, और वो फुल टाइम वहाँ काम करती थी, टू पेइंग द मनी, मनी पे करने के लिए वो वहीं पर काम करती थी। मोस्ट टाइम टेक लोन टू रीपे फर्स्ट लोन, मोस्ट टाइम वो क्या करती थी, फर्स्ट लोन को लेने के लिए नया लोन लेती, नए लोन को रीपे करने के लिए वो पुराना लोन लेती, और एनी टाइम शी इज़ वर्किंग एट फील्ड, वो उसके वहाँ काम भी करती थी, टू रीपेइंग द लोन, जब उसके पास काम नहीं होता तो वो उसके वहाँ भी काम करती, कभी कहीं और काम करती, फिर उसके वहाँ जाकर के भी काम करती, एंड प्रीवियस लोन्स को चुकाने के लिए वो इस स्टाइल से लोन लेती, और प्रेजेंट में उस पर 5000 का लोन हो गया। प्रेजेंट टाइम में रमा पर कितने का लोन है, 5000 का लोन है। एंड लैंड ओनर नॉट ट्रीट वेलर, और लैंड का जो ओनर है अब वो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। देखिए कितनी टिपिकल सिचुएशन है रमा की, कि बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए वो जो एम्प्लॉयर से लोन लेती है, लोन को रीपे करने के लिए अगेन लोन लेती है, रीपे लोन होता ही नहीं है, वो वर्क भी करती है, प्रेजेंट टाइम में 5000 का लोन है, और उसके बाद उसका एम्प्लॉयर उसके साथ जो ट्रीटमेंट करता है वो बेटर नहीं है, बहुत ही बैड जो मैनर्स के साथ उसके साथ बिहेव करता है। तो ये हो गया आपका लोन का। नेक्स्ट आता है लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटीज। नेक्स्ट आता है कि आप लोन जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से भी ले सकते हो। तो पहले आपको ये समझना है कि व्हाट डू यू मीन बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती है वो रूरल एरिया, अर्बन एरिया कहीं भी फॉर्म की जाती है। इसमें कुछ मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स जो होते हैं वो अपने अपने उसके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बिहाफ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाते हैं।
सपोज कीजिए 20 मेंबर्स है एक विलेज में, 20 मेंबर्स ने 1,000 रुपीज़ 2,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए, 40,000 उनके पास जो है वो हो गए, डिपॉजिट हो गए। अब वो 40,000 रुपीज़ वो कोऑपरेटिव सोसाइटी की कैपिटल होती है, उसको एज ए कोलेट्रल रख करके किसी भी बैंक से जो है 40 का जो है वापस 40 या 60 का लोन इश्यू कराया जा सकता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी को थोड़ा ज़्यादा लोन इश्यू होता है अपने डिपॉजिट के ब्याज पर, और फिर उस लोन को कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है अपने मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, या फिर विलेज या रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए भी काम में लिया जा सकता है। देन लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, चीप क्रेडिट इन रूरल एरिया, ये एक चीपेस्ट वे है फॉर क्रेडिट फैसिलिटी इन इंडिया, कि बहुत ही लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इनके थ्रू लोन प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती है वो आरबीआई के अंडर कंट्रोल काम करती है, और आरबीआई जो है उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट को बहुत लोअर करने के लिए प्रेशराइज्ड करता है। देन चीप क्रेडिट इन रूरल एरिया, ये एक चीपेस्ट सोर्सेज है जो आपको रूरल एरिया में एटलीस्ट अवेलेबल होता है। मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज पूल देयर रिसोर्सेज, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो मेंबर्स होते हैं पूल देयर रिसोर्सेज, इट मीन्स हम सभी मिलकर के अपने रिसोर्सेज को पहले कलेक्ट करते हैं 2,000 3,000 5,000, और उस स्टाइल से फिर एक मनी होती है, उस मनी को एंड डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर्स, जो डिपॉजिट आई एक पर्टिकुलर एरिया में, एक विलेज में, एक जगह में, विच डिपॉजिट एज ए कोलेट्रल इन बैंक, उस जो आपका कलेक्शन था उसको बैंक में एज ए कोलेट्रल जमा करा करके लार्ज अमाउंट जो है वो आप रिसीव कर सकते हो, और फिर उस अमाउंट को जो है वो आप एज ए लोन अपने मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, मेंबर कंट्रीज को, विलेज में अदर पर्सन को आप उन लोन्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने का राइट रखते हो, और आप वहाँ से अर्निंग कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब आता है फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट इन इंडिया, कि रियल में इंडिया में फॉर्मल सेक्टर क्या है। देयर आर टू types of sector in India, formal and informal. Then what do you mean by formal sector and what do you mean by informal sectors? Then formal sectors, बैंक and cooperative societies, जो बैंक से लोन लिया था, यहाँ पर किसने लोन लिया था, अरुण ने जो लोन लिया था बैंक से। Then bank and cooperative societies are known as फॉर्मल एरिया ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, उसको हम फॉर्मल एरिया के नाम से जानते हैं, जो इनके थ्रू क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, और आरबीआई सुपरवाइज देयर फंक्शंस, आरबीआई जो है वो इनके फॉर्मल एरिया के फंक्शंस को सुपरवाइज करता है, ऑडिटिंग करता है, इंस्पेक्शन करता है, एंड डिटर्मिनेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आरबीआई के थ्रू उनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिटर्मिनेट की जाती है फॉर्मल एरिया की जो है वो, and give loan just not making for profit business but also small scale business also। तो फॉर्मल एरिया के थ्रू जो लोन प्रोवाइड किया जाता है वो बेसिकली केवल मात्र लार्ज स्केल के एंटरप्रेन्योर इंडस्ट्री अब उनको ही नहीं दिया जाता है, प्रॉफिट अर्निंग या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इनका जो है वो गोल नहीं होता है, ये स्मॉल स्केल या स्मॉल सेक्टर्स जो होते हैं एटलीस्ट उनको भी लोन्स जो है वो प्रोवाइड करने का काम करता है। एंड पीरियडिकली बैंक हैव सबमिट टू रिपोर्ट, और इनको पीरियडिकली आरबीआई को अपनी रिपोर्ट सबमिट करना कंपलसरी होता है, आरबीआई इसको चेकिंग करता है, एंड हाउ मच लेंडिंग एंड व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आरबीआई ये चेक करता है कि हाउ मच लेंडिंग, कितना लोन दे दिया है, एंड व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो एक बार वापस बता रही हूँ, फॉर्मल एरिया में बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज आते हैं, बैंक्स में आप पब्लिक सेक्टर के बैंक जो होते हैं वो मोस्ट पावरफुल होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है वो होती है आरबीआई का अंडर कंट्रोल काम करते हैं, अकॉर्डिंग टू रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, डॉक्यूमेंटेशंस होता है, प्रॉपर चेकिंग होती है, सिग्नेचर्स होते हैं, मतलब सारा काम जो होता है वो लीगल होता है, इनमें जो भी फंक्शन होगा लोनिंग का वो बिल्कुल लीगल से चलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो डिटर्मिनेशन होगा वो आरबीआई के थ्रू किया जाएगा, आप उसको फ्लक्चुएट नहीं कर सकते, उसमें अप्स एंड डाउन्स नहीं कर सकते हो। कोलेट्रल रख करके सिक्योर्ड लोन इनके थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं, अनसिक्योर्ड लोन इनके थ्रू जो है वो नहीं दिए जाते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है कंट्रोल होता है, पीरियडिकली इनको अपनी ऑडिटिंग करवानी पड़ती है, चेकिंग होती है, रिपोर्ट सबमिट करानी पड़ती है आरबीआई को। तो दिस इज नॉन एज फॉर्मल सेक्टर्स, कि फॉर्मल सेक्टर्स जो होता है वो जो है उसको हम ऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। एटलीस्ट अर्बन एरिया में मैक्सिमम लोन जो है वो फॉर्मल सेक्टर्स के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं। देन नेक्स्ट आता है इनफॉर्मल सेक्टर्स। अब आपका इनफॉर्मल सेक्टर्स तो इट इज़ नॉन एज अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, उसमें हम मनी लेंडर्स, जागीरदार, जमींदार, साहूकार, सेठ, सर्राफ, महाजन
और भी इंडिजियस बैंक्स जो होते हैं गांव में, उन सभी को हम इसमें इनफॉर्मल सेक्टर्स में जो है इंक्लूड करते हैं. देयर आर नो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ वर्किंग, देयर इज़ नो सिस्टम ऑफ वर्किंग. कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होता है, कोई उनका जो है वो वर्किंग सिस्टम जो है वो भी इनका कोई वर्किंग सिस्टम फास्ट पावरफुल नहीं होता है. रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं. रेट ऑफ इंटरेस्ट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं. पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट लेकर के फिर लैंडिंग की जाती है. जैसे मैंने 10,000 का लोन लिया तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 1,000 कर करके 9,000 का लोन मुझे रीपे करते हैं. और जो वापस जो रिकवरी होती है इनफॉर्मल सेक्टर्स की, वो क्रॉप्स के थ्रू होती है. हार्वेस्टिंग्स जो होती है उस टाइम ये कर लेते हैं, बहुत लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेते हैं. तो नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइज इट, ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में नहीं है जो इनको सुपरवाइज करे, इनको कंट्रोल करे, इनको रूल्स रेगुलेशन करे. नो वन स्टेप देम टू यूजिंग अनफेयर मीन्स, कोई भी उनको इस बात के लिए स्टॉप नहीं करता. नो वन स्टॉप देम टू यूज़ अनफेयर मीन्स, कि वो बहुत अनफेयर मीन्स करते हैं, वेल ट्रीट नहीं करते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लेते हैं. एंड हाई पार्ट ऑफ यूज टू रिपेइंग, और वापस क्रॉप्स के लिए हाई पार्ट जो है वो एज ए रीपेमेंट के लिए वापस जो है यूज़ भी कर लिया जाता है. और वो जो लोन रिपे किया जाता है इट इज़ ग्रेटर देन इनकम, इनकम होती नहीं है. और ग्रेटर पार्ट जो होता है वो अनफॉर्मल सेक्टर्स के द्वारा वापस रिकवर कर लिया जाता है. और फिर जो पर्सन इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेता है विच विल केप्ट इन द ट्रैप ऑफ डेप्ट, वो बेचारा डेप्ट के ट्रैप में फंस जाता है. रीपे करता है, लेता है, रीपे करता है और लेता है, रीपे करने के लिए लोन लेता है, ये कंडीशंस हो जाती है. देन चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट. तो हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए हमें चीप जो है वो क्रेडिट फैसिलिटी चाहिए, एंड विच इज़ प्रोवाइडेड बाय बैंक एंड कोऑपरेटिव सेक्टर्स. Then so bank and cooperative need to issue more and more loans for different types of economic activity. इसलिए हमारी कंट्री में बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को मैक्सिमम क्वांटिटी में जो है वो लोन्स जो इशू करने चाहिए. अब आता है आपके यहाँ पर क्वेश्चंस है कि लिस्ट द वेरियस सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन सोनपुर, कि सोनपुर में क्रेडिट फैसिलिटी के कौन कौन से वो थे. तो आपको सभी बताना है. सोनपुर में बैंक भी था, फार अवे फ्रॉम सोनपुर बैंक था. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है वो भी है, सोनपुर के आसपास ही कहीं बता रखा है. फ्रॉम सोनपुर, फार अवे फ्रॉम सोनपुर, नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम सोनपुर, मतलब सोनपुर से ज़्यादा दूर नहीं थी. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, मनी लैंडर्स है, बाकी तो सभी प्राइवेट सेक्टर्स के जो है. तो आपको एक पूरी लिस्ट बनानी है, इसमें क्वेश्चंस में दे रखा है. पेज नंबर 47 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर है. उसके बाद अंडरलाइन द वेरियस यूजेस ऑफ क्रेडिट इन सोनपुर. सोनपुर में जो क्रेडिट फैसिलिटी ली जाती है एटलीस्ट उसका क्या यूज़ है. तो ऑलमोस्ट क्रेडिट फैसिलिटी यूज्ड फॉर कल्टिवेशंस. आगे जो उसने ली थी वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए ली थी, पेस्टिसाइड्स और इनपुट्स ऑफ एग्रीकल्चर, और उसके लिए जो भी आपके होते हैं इरिगेशन फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर अरेंजमेंट. तो उन सभी को आपको लिस्ट वाइज एक्सप्लेन करना है कि किन किन पर्पज से सोनपुर में लोनिंग ली जाती है. कंपेयर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट फॉर स्मॉल फार्मर एंड मीडियम फार्मर एंड लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर इन सोनपुर. अब आपकी टर्म्स क्या थी, लोन लेने की टर्म्स जो थी सोनपुर में वो क्या क्या थी. अगर आप स्मॉल फार्मर हो तो, आप मीडियम फार्मर हो तो, और अगर आप एक लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर्स हो तो देखो लोनिंग की जो टर्म्स है इट इज़ वायरी फ्रॉम सेक्टर्स, कि आपको देखना पड़ेगा आप किस सेक्टर से लोन ले रहे हो. अगर आपने अनऑर्गेनाइज सेक्टर से लोन लिया है तो वो अलग तरीके की होगी, ऑर्गेनाइज से लिया है तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो होगी वो कुछ अलग होगी. तो आपको यहाँ कंपैरिजन करना है टर्म्स इसमें क्रेडिट में, कि स्मॉल सेक्टर और आपके मीडियम फार्मर में क्या डिफरेंस था. उसके बाद आ जाता है वाई विल अरुण हैव हायर इनकम फॉर कल्टिवेशंस कंपेयर देन श्यामलाल. तो श्यामलाल से ज़्यादा इस अरुण की इनकम की होती है बिकॉज श्यामलाल टेक लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर्स एंड अरुण टेक लोन फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर्स. उसके बाद श्यामलाल की रेट ऑफ इंटरेस्ट आई है, अरुण की रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत लोअर है. तो ये है. उसके बाद क्या हुआ, श्यामलाल ने क्रॉप सेल का प्रॉमिस कर लिया जबकि अरुण ने बैंक से ऐसा कोई भी प्रॉमिस नहीं किया. उसने वन पार्ट सेल किया और अनदर को उसने कोल्ड स्टोरेज में रख करके लोन ले लिया. उसके बाद है कैन एवरी वन इन सोनपुर गेट क्रेडिट एट चीप रेट. क्या किसी ने भी सोनपुर में चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लिया, तो लिया ना, अरुण ने लिया 8.5% जो है
आप अरुण से मिलकर के आए तो अरुण ने भी जो है वो चीपेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन लिया, तो आपको इसके बारे में बताना है। उसके बाद आपको कुछ पीपल से और मिलना और अरेंजमेंट करना है। तो दीज आर द क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। उसके बाद इससे पहले वाले जो थे 42 पर क्वेश्चन था कि मिस्टर सलीम वांट टू विड्रॉल 20,000 इन कैश। तो इसका मैंने आपको बता दिया कि अगर आप 20,000 रुपीज़ कैश में विड्रॉल करना चाह रहे हो, आपको चेक लिखना है, तो आपको चेक सेल्फ का लिखना है। सेल्फ का चेक लिख करके ही आप जो है वो विड्रॉल कर पाओगे।